कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के लिए पिछले अंक में गद्य खंड प्रारंभ किया था, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में हम लोगों ने जो अंश पढ़ा था उसका शेष अंश आगे अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं इसका आगे का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। बड़ा ही रोमांचक वर्णन किया है लेखक प्रेमचंद जी ने। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था कि घर और गांव के लड़के जमा हो गए थे। अब अगले पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या 8 पर आएंगे और पढ़ेंगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना था। प्रतिवाद मतलब विरोध। क्यों साहस नहीं था? क्योंकि वास्तव में ये समझ मनुष्यों में ही होनी चाहिए या होती है, माना जाता है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। क्यों जल उठी? क्योंकि वो उसके भाई के यहाँ गए थे ना। झूरी का भाई है गया। अब गया के यहाँ से वो बैल भाग के आए। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। जो बैलों पर दोषारोपण किया जा रहा था वो सुन नहीं सका। झूरी को सहन नहीं हुआ। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, रोब गर्व की भाव से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। झूरी की स्त्री काफी क्रोधित है। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। मजूरों को जो है हिदायत दे दिया गया, ताकीद दे दिया गया, चेतावनी दे दिया गया, क्या कि सूखा भूसा दिया जाए। जो मजदूर थे, बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। अब दूसरा अंश है इसी में। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। बैलगाड़ी है ना, तो उसमें जोत लिया, उनमें बांध लिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। ये याद रखिएगा कि दोनों बैलों में सबसे सहनशील बैल कौन था? हीरा। कौन रोक नहीं गिराने दिया? हीरा। कौन संभाल लिया? हीरा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। हीरा और मोती में हीरा जो है अधिक सहनशील है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। संध्या समय घर पहुंचकर के उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी का साला गया जो है, अपने बैलों को तो खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन यहाँ हीरा और मोती को क्या? सूखा भूसा डाल दिया। ये याद रखिएगा, यहाँ भेदभाव हुआ। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने फूल की झड़ी
छड़ी से भी, फूल की छड़ी से भी न छूता था। अर्थात मतलब फूल की छड़ी क्या कोमल होगी ना, तो अच्छा कोमलता पूर्ण व्यवहार करता था, यहाँ अर्थ यही है। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात तेजी से दौड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। नाद वही हौद जिसमें भोजन, चारा, भूसा आदि डाला जाता है ना पशुओं के लिए, उसी को कहते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। दोनों आपस में ही मूक भाषा में ही चर्चा कर ले रहे हैं कि अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। बैलों को लोग यहाँ पर ये स्पष्ट किया है कि बैलों को लोग मारते हैं। यहाँ भी एक भाव ही दर्शाया है प्रेमचंद जी ने कि जानवरों के साथ जो लोग बर्बरता का व्यवहार करते हैं, क्रूरता का व्यवहार करते हैं, वो कतई उचित नहीं है। एक लक्ष्य यहाँ भी साधा है प्रेमचंद जी ने। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा जो है समझा रहा, लेकिन मोती क्या कह रहा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 10 आगे देखिए, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अर्थात बैलों में भी एक धर्म की बात की जा रही है। बड़ी समझ की बात है कि हमारा संस्कार, हमारा धर्म है, हम इस तरह से प्रहार नहीं करते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। देखिए कितना तालमेल है दोनों में, एक दूसरे की बातों को जो है समझ करके ही वह कोई निर्णय लेते। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अर्थात मोती भी तो गुस्से में था। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, उचित है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब बैलों को भाई उतना रोटी क्या असर करेगा कुछ, लेकिन क्या है पढ़ते हैं, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अर्थात प्रेम, हृदय को भोजन क्या है, प्रेम। वो प्रेम था। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, ये गया की लड़की नहीं थी, भैरव की थी। उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्यों आत्मीयता हो गई थी? क्योंकि सौतेली मां उसे मारती थी तो उसे एहसास था, उस लड़की को एहसास था कि जिस तरह से मुझ पर मार पड़ती है, प्रताड़ना पड़ती है, उसी तरह इन बैलों के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ये दुख का एहसास हो जाता है। यहां आप देख पा रहे हैं, यहां देख पा रहे हैं इस लड़की का चित्र भी यहां पर दर्शाया गया है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को ही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था, विरोध की भावना भरी थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध कुछ
सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। देखिए बैलों में भी इतनी समझ है। हाँ, उस लड़की के नाते मालिक को नहीं मारना चाहता तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। यहां पर भी एक समझने की बात है, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। यहां पर प्रेमचंद जी ने एक लक्ष्य साधा है, औरतों का सम्मान करना चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए, मुख्य निष्कर्ष निकलता है। और इस पर प्रश्न भी पूछा गया, ध्यान रखेंगे। फिर आगे कहते हैं, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में क्या होगा, एक झटके में जाती है, मतलब एक झटका मारेंगे और रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। बैलों के नाकों में नाथ डाल दी जाती है ना, जिससे उनको असह्य पीड़ा होती है। हाँ, उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अर्थात मालिक किस भाई मालिक हैं, तो हमें उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सह लेना है, ये दर्शाया गया है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। इन लोगों में थोड़ा सा भय हुआ, लेकिन फिर भी हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, अर्थात बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी। अर्थात उन्हें संकट नजर आ रहा है, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा,
अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले, मतलब वो निवेदन नहीं सुनेगा। वह सांड जो है निवेदन सुनने वाला नहीं है, भागना कायरता है। तो फिर यही मरो बंदा, तो 9 2 11 होता है, मतलब भाग जाता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मतलब एक होकर के उस सांड का मुकाबला करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, अर्थात मैं आगे से उसको घेरता हूं, मारता हूं, तुम पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का ज्ञान नहीं था, तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब एक एक शत्रु से मिलकर के लड़ने का आदी था, उसको आदत थी। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर के उसका सामना किया और फिर विजय हासिल हुआ। आगे बढ़ते हैं। विजय हासिल हुआ। अब उस खेत में दौड़ने लगे तो वह क्या होता है, खेत का जो मालिक था वह मालिक उनको आकर पकड़ता है और फिर दोनों क्या होते हैं, यहां पहुंचते हैं। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद थे। कांजी हाउस जहां पर जो है छुट्टा पशुओं, आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है, वहां पर बंद थे। दोनों मित्रों तो जो उन्हें पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। अब यहां भी समझने की आवश्यकता है। अब यहां पर जो है कांजी हाउस क्या है, वही कैद खाना है। यहां पर समझने की आवश्यकता है कि यह जो है गुलामी का बंधन, वो गुलामी में आ गए, बंधन में आ गए। अभी बंधन में आ गए, अब इस बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए हम अब आगे आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार से गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने तो आप पढ़ रहे हैं कि हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद हैं। अब यहाँ पर साहस की बात है कि कौन इसे मुक्ति दिलाए। तो कांजी हाउस में साहस दिखाते हैं और फिर देखते हैं इसने दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। जानवरों की हाजिरी होती थी कि कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया, कोई जानवर भाग तो नहीं गया। ये प्रश्न पूछा भी जाएगा आपसे कि जानवरों की हाजिरी क्यों होती थी। तो जानवरों की हाजिरी इसलिए होती थी, जानवरों की हाजिरी इसलिए होती थी कि जिससे ये पता लग सके कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया है, कोई जानवर मर तो नहीं गया है। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए। रसीद कर दिए मतलब लगा दिए, डंडी पीट दिए, दंड उसे पीट दिया और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। हाँ, मतलब ये है कि तुम जोर मारे ना तो और तुम्हारे ऊपर बंधन पड़ गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाएं। तो ये एक इशारा है कि जैसे जब अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था देशवासियों के ऊपर, तो वो ये नहीं कि अब हम आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो आवाज़ उठाने में वह और भी तत्पर होते गए और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये आपस में ही चर्चा कर रहे हैं दोनों बैल। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार
खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। दीवार को तोड़ देते, खोद देते तो जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, क्योंकि खाने पीने को तो मिलता नहीं था, बहुत प्रताड़ित करते थे, है ना। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब दोनों एक ही स्वर में आ गए, दोनों एक ही भाव में आ गए, मतलब दोनों मिलकर के जोर लगाएंगे, क्योंकि एक अकेले से तो कुछ नहीं होने वाला। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर क्या करते हैं वो दोनों मिलकर के वो वास्तव में दीवार को गिरा देते हैं। फिर हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है। गधा था ना, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। फिर क्या होता है, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब देखिए, हीरा बंधा पड़ा हुआ था और मोती आजाद था, लेकिन मोती अपने मित्र हीरा को छोड़ करके भागता नहीं है। हीरा को बांध दिया गया था ना, सबसे पहले प्रयास तो हीरा ने ही किया था, लेकिन हीरा को और बांध दिया गया था रस्सियों से, तो मोती उसको छोड़ कर भागता नहीं है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। अर्थात सबसे पहले हीरा जो है दीवार तोड़ना चाहता था और वह असफल रहा, लेकिन मोती ने दीवार को तोड़ दिया। तो वही मोती कह रहा है कि तुम दीवार तोड़ने के लिए ही तो बांधे गए हो, और अगर मुझ पर मार पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कौन कहता है 9-10 प्राणियों की जान बच गई? मोती कहता है। मोती गर्व से बोला, इतना तो हो गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, अर्थात इनको ये उपकार समझ में आ रहा है कि हमने ये उपकार कर दिया है। फिर क्या होता है, यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और अब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई, क्योंकि उनको विश्वास था ना कि ये शायद हीरा और मोती में से, तो हीरा बंधा पड़ा है तो मोती ही किया होगा। इसके लिखने की जरूरत, भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। मतलब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि चौकीदार मुंशी सब जो है बड़े ही परेशान हुए होंगे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, मतलब घास भी नहीं डाली गई कि उनको घास डाल दी जाए, तो क्या करते बेचारे। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, मतलब पानी के बल पे ही जीवित थे। उनको खाने को कुछ दिया नहीं जाता था कि ठीक से उनको कुछ खाने पीने को दिया जाए। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, जो उनकी हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा था बैलों के, और बहुत ही दुर्बल हो गए थे बैल। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। ये डुग्गी क्यों बज रही थी? ये किसी चीज की घोषणा की जा रही है, तो किसकी, आइए देखते हैं। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। मतलब
उन बैलों को नीलाम किया जा रहा है। उन बैलों को नीलाम किया जा रहा है। अब भाई वो बैल बहुत कमजोर हो गए तो उनको खरीदेगा कौन? तो सहसा एक दड़ियल आदमी, दड़ियल मतलब दाढ़ी रखा हुआ, उसको दड़ियल बोला गया है, जो आदमी दाढ़ी रखा हुआ है दड़ियल आदमी। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों बैलों के कूल्हों में उंगली कोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। मतलब वो भी जान गए। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भीत डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, इससे अच्छा तो गया का घर ही था, भले वहां पर मारता पीटता कुछ खाने पीने को देता, अब जान ना बचेगी। अर्थात ये जो है कौन है, एक बूचड़ खाने ले जाएगा और बैलों क्या करेगा, निर्मम हत्या कर देगा। ये बैलों ने अनुमान लगा लिया। मोती ने अश्राद्ध के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब ना क्या अब ना बचाएंगे? मतलब भगवान पर भी विश्वास है इन बैलों को। यह भी ध्यान रखने की बात है कि भगवान पर भी भरोसा रखना बहुत जरूरी है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे, मर करके भी किसी काम आ जाएंगे। ये बैलों ने आपस में चर्चा की है, बात मुख भाषा में बात कर रहे हैं। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिर पड़ते, भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता, क्योंकि उसके अंदर दया तो भाव था नहीं, तो इसलिए जो है जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ झुंड, सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितनी सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं, कैसे दुखी हैं। बधिक का तात्पर्य यहाँ वध करने वाले, बधिक का तात्पर्य वध करने वाले, कसाई भी कहते हैं ना, तो ये बधिक हैं, जो वध करता है जानवरों का, बधिक के हाथों पड़े हैं। मतलब ये नहीं कि कोई सोच रहा कि अपने हित मित्र अपने ही समान किसी को छोड़ा है। जैसे कि आदमियों में होता है ना कि हमारे ऊपर भी पत्ते नहीं पड़ी तो हम क्यों जाएं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब उनको रास्ते का ज्ञान हो गया, तो अब उनमें कुछ साहस आया, उनमें कुछ ताकत आया। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, कुएं पर से पानी भरा जाता था ना उस समय, तो वहां पर वो बैल पहुंच गया और उनको अब ये जानकारी हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीस आ गया, नजदीक आ गया, मतलब निकट आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा? दोनों आपस में मुख भाषा में सलाह कर रहे हैं। इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बात कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। मित्रों का मतलब यहाँ पर दोनों बैलों की बात हो रही, हीरा और मोती की बात हो रही है। ये क्या, एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दड़ियल वही आदमी जो खरीदा था,
और झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, नीलाम करा के ला रहा हूँ, खरीद के ला रहा हूँ। तो वो कह रहा तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? मतलब अख्तियार किसी का क्या हक है कि वह मेरे बैल को नीलाम करते? जाकर खाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर मैंने यहाँ योद्धा वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। फिर आगे यहाँ बढ़ते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, मतलब दड़ियल को मार न डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जी हाँ, यहाँ शुरुआत में ही कहा गया था ना मुंशी प्रेमचंद जी ने कि लोग गधे की कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत सीधे हैं। वही भाव बैलों का भी यहाँ पर है कि बैल के बारे में चर्चा हो रहा है कि ये सीधे हैं, इसलिए लोग इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। जरा देर से नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। मतलब थोड़ी ही देर में ला करके जो है खली, भूसा, चोकर, दाना, जो बैलों के खाने की जो है चीजें हैं ला के भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। तो आज उनको बहुत दिनों के बाद ये भरपूर भोजन मिलने वाला है और मिल रहा है। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता। उत्साह का तात्पर्य यहाँ क्या है? उत्साह सा मालूम होता। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। झूरी की पत्नी भी आकर के जो है उन बैलों का अभिनंदन करती है। तो इसी भाव में यह पाठ समाप्त होता है। ये हमें शिक्षा देता है कि अगर हम स्वयं प्रयास करते हैं तभी हमारी मदद कोई करता है, और अगर हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। और अब हम अगले अंक में चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर का। तो इसके लिए आप पढ़ते रहिए और इस पाठ में आपको अगर कुछ और चर्चा करना तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।